सुप्रभात बच्चों, होता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से अभिनंदन स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे शक्ति सत्ता वेदता वाले पाठ की, जिसमें हमने शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, क्योंकि राजनीति समाज का वह क्षेत्र होता है जिससे क्या जहां नेम, कर्तव्य, अधिकार इन सबका आवंटन किया जाता है, नेम बनाए जाते हैं, अधिकारों नेम, अधिकार, कर्तव्य इन सबका आवंटन किया जाता है। इन सबको करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। पिछली वीडियो में हम देख रहे थे कि शक्ति की संरचना क्या है। क्या पढ़ रहे हैं? शक्ति की संरचना। पिछले वीडियो में हमने देखा शक्ति की संरचना। शक्ति की संरचना क्या देखा? शक्ति की संरचना। जिसमें हमने वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत को देखा। वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया और कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमारा जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ होता है। हमारा समाज कितने वर्गों में बटा हुआ होता है? हमारा समाज दो वर्गों में बटा होता है, एक अमीर वर्ग और एक होता है गरीब वर्ग। यानी आर्थिक आधार पर हमारा समाज दो वर्गों में बटा होता है, एक शक्तिशाली और एक कमजोर वर्ग। शक्तिशाली वर्ग को उन्होंने बुर्जुआ वर्ग कहा और गरीब को सर्वहारा वर्ग कहा। यानी इन दोनों में इतिहास इस चीज का गवाह है कि दोनों में संघर्ष चलता रहता है, अमीर और गरीब वर्ग में। अर्थात जिसके पास आर्थिक साधन है वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, कार्ल मार्क्स कहता है वर्ग प्रभुत्व के सिद्धांत। दोनों में संघर्ष चलता रहता है। अर्थात व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो आर्थिक स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। एक उदाहरण दिया था उन्होंने, एक माँ भी अपने बच्चों को जो दूध पिलाती है उसके पीछे उसका आर्थिक स्वार्थ छिपा होता है। एक बच्चा भी अपने माँ बाप की जो सेवा करता है उसके पीछे उसका आर्थिक, लेकिन ये पूर्ण नहीं था। इसी तरीके से विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में हमने देखा कि विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है वो कहता है कि हमारा समाज दो वर्गों में बटा होता है, एक शासक वर्ग होता है, एक शासित वर्ग होता है। लेकिन वहां आर्थिक आधार पर दो वर्ग बनाए गए प्रभुत्व में कार्ल मार्क्स ने। यहाँ आर्थिक आधार पर ना होकर के विशिष्ट वर्ग में विशिष्ट लोगों का समूह बताया, जो चाहे पार्टी किसी की भी पार्टी की सरकार बने लेकिन उनका वर्चस्व बना रहता है। उनने और वो किस आधार पर? नेतृत्व की क्षमता होती है, उनमें बुद्धिमत्ता होती है, तकनीकी ज्ञान वाले होते हैं। इन सबके आधार पर इनका एक वर्ग बन जाता है। डॉक्टर, चिकित्सा, वकील इन सब मिलकर के अन्य लोगों पर, यानी शक्ति का प्रयोग विशिष्ट वर्ग के लोग अन्य लोगों पर करते हैं। तो ये हुआ विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। आज अगला जो सिद्धांत है वो है नारीवादी। नारीवादी। अब देखिए, नारीवादी जो सिद्धांत है वो भी कहता है, नारीवादी सिद्धांत कहता है कि शक्ति का जो वितरण है वो लिंग के आधार पर है। शक्ति का वितरण किसके आधार पर बताता है? लिंग के आधार पर बताता है। वो कहता है कि नारी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति का विभाजन का आधार लिंग है। क्या कहता है? शक्ति शक्ति का
विभाजन लिंग के आधार पर होता है। किसके आधार पर? लैंगिक है, ये कह रहे हैं कि लैंगिक है, लैंगिक है। नारीवादी सिद्धांत कहता है कि शक्ति का विभाजन समाज में लैंगिक है, यानी शक्ति का उपयोग पुरुषों के पास होता है और शक्ति का उपयोग वो नारी के शोषण में करते हैं। नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि नारी को शक्तिहीन समझा जाता है, पुरुषों के पास वो शक्ति होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं। लेकिन ये सब पश्चिमी देशों की है। यूरोप में अधिकार पाने के लिए आंदोलन हुए, लेकिन हमारे भारत की तो संस्कृति ऐसी रही है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो नारीवादी सिद्धांत है, वहां उन्होंने कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर विभाजन बताया। एक ने बुद्धि, तकनीकी, नेतृत्व क्षमता, इस आधार पर विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत दिया। उसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है नारीवादी सिद्धांत। शक्ति की संरचना का नारीवादी सिद्धांत कहता है कि समाज में जो शक्ति का विभाजन होता है वो लैंगिक होता है, यानी पुरुषों के पास शक्तियां ज्यादा होती है की बजाय, और वो उस शक्ति का प्रयोग नारी को दबाने के लिए करते हैं। लेकिन ये पाश्चात्य देशों की हो सकती है, पश्चिमी देशों की हो सकती है। हमारे भारत में तो सभी को समान, यानी नारी को पहले से भारतीय संस्कृति में जहां नारी को क्या होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, देवताओं का निवास होता है। ये ऐसा पश्चिमी देशों में हो सकता है। नारी को दबाने के लिए आंदोलन हुए, लेकिन हमारे यहाँ ये अर्थात नारीवादी जो सिद्धांत है वो लिंग के आधार पर शक्ति का विभाजन मानता है, और जिसमें वो कहता है कि नारी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति का विभाजन लिंग के आधार पर है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी समाज की सारी शक्ति किसके पास होती है? पुरुष वर्ग के ऊपर। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास होती है, उस शक्ति का उपयोग वो किसके ऊपर करते हैं? नारी के ऊपर करते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नहीं है। कहीं आर्थिक आधार पर बांटा तो कहीं लैंगिक आधार पर बांट रहे हैं शक्ति को। सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, तो महिलाओं के ऊपर अपनी क्या करते हैं? शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए, जो पुरुष प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं के प्रति भारतीय परंपरा पश्चिम से भिन्न है। वह महिलाओं को मताधिकार बराबर का दर्जा प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जबकि भारतीय धर्म और आदर्श समाज की अवधारणा में नारी को उच्च स्थान प्राप्त कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। यथार्थ में कि भारत ने अपने स्वाधीनता के साथ ही महिलाओं को मताधिकार एवं निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान किया। अतः भारतीय अवधारणा नारी मुक्ति की मांग में होकर के नारी स्वाधीनता की मांग का समर्थन करती है। ये हुआ नारीवादी सिद्धांत। तो कहता है समाज में शक्ति का विभाजन लैंगिक होता है, अर्थात पुरुषों के पास समाज की शक्ति होती है, उस शक्ति का उपयोग नारी के ऊपर करते हैं। लेकिन ये सब यूरोपीय देशों की कहानी हो सकती है, पश्चिम देशों की कहानी हो सकती है। वहां स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए नारीवादी आंदोलन चले, मत और निर्वाचित होने के लिए आंदोलन किए। लेकिन भारतीय संस्कृति में नारी को सर्वोपरि स्थान दिया गया और ये कहा गया, जो कि मैंने पहले भी बताया, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते। जैसे मेरा देश स्वतंत्र हुआ, महिलाओं के लिए स्वाधीनता का अधिकार दिया, मत करने का अधिकार दिया, निर्वाचित होने का अधिकार दिया। और भारतीय परंपरा तो ये चाहती है कि नारी मुक्त नहीं, नारी स्वाधीनता चाहिए। अर्थात इस तरीके से नारीवादी जो सिद्धांत है वो कहता है कि ये शक्ति का विभाजन नहीं, क्या कहता है, समाज में शक्ति का विभाजन लैंगिक होता है। क्या होता है? लैंगिक आधार पर
होता है। जबकि वर्ग प्रभुत्व वाला जो सिद्धांत है वो आर्थिक आधार पर शक्ति विभाजन करता है, आर्थिक आधार पर। और विशिष्ट वर्ग योग्यता के आधार पर, जो वर्ग बनाता है योग्यता के आधार पर। लेकिन नारीवादी जो सिद्धांत है वो लिंग के आधार पर शक्ति का विभाजन करता है, पुरुष वर्ग के पास शक्ति होती है। अगला जो सिद्धांत आता है वो आता है, ये हो गया तीसरा। और जो चौथा सिद्धांत आता है वो आता है बाहुल्यवादी सिद्धांत। कौन सा? बाहुल्यवादी सिद्धांत। देखिए बाहुल्यवादी सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत शक्ति की संरचना में बहुलवादी सिद्धांत है वो तीनों से, वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्ग और नारीवादी सिद्धांत से अलग ही बात कहता है। वो कहता है कि न लिंग के आधार पर, न आर्थिक आधार पर, न योग्यता के आधार पर समाज में दो वर्ग होते हैं, बल्कि समाज में जो शक्ति है वो छोटे छोटे वर्गों में बटी हुई होती है। और उदारवादी लोकतंत्र में उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए समूह और समूह के बीच सौदेबाजी होती रहती है, अर्थात समूह में बटी होती है। अलग तरीके का कह रहे हैं, तीनों से अलग हटके हैं ये बहुलवादी जो सिद्धांत है। वो कहता है न योग्यता के आधार पर वो होते हैं शक्ति का विभाजन, न लिंग के आधार पर, न आर्थिक आधार पर। यानी समाज शक्ति है जो छोटे छोटे समूह में बटी होती है, समुदाय में बटी होती है और इस तरीके से सौदेबाजी में चलती रहती है। तो ये तीनों से अलग है। कौन सा? शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है, जो तीनों से भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्ग वादी, नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज को दो वर्ग, शक्तिशाली और शक्तिहीन में बांटता है। बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होकर के अनेक समूह में बटी होती है। समाज की सारी शक्ति एक समूह है में न होकर सभी समूहों में बटी होती है। क्या कह रहा है कि अनेक समूह में बटी होती है, समूहों में सभी समूह में, या ये कहें कि अनेक समूह में निर्भर में अनेक समूहों में बटी होती है। ठीक है भाई, एक समूह में नहीं होकर के अनेक समूह में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। उदारवादी लोकतंत्र में एक समूह के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है। उदारवादी लोकतंत्र में
इन इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी क्या होती है? चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है। अतः शक्ति के आधार समाज में शोषण का व्यवस्था नहीं होती। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। ये कह रहा है तीनों से अलग प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। क्या नहीं होती? शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण द्वारा क्या है? भारतीय अवधारणा है जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित नहीं होकर के उत्तरदायित्व पर आधारित होती है। क्या भाई यह भारतीय अवधारणा, यह भारतीय अवधारणा, यह भारतीय अवधारणा है जो शोषण पर आधारित न होकर, ये भारतीय अवधारणा है जो शोषण पर आधारित न होकर उत्तरदायित्व पर आधारित है। ये भारतीय अवधारणा है जो शोषण पर आधारित न होकर उत्तरदायित्व क्या होती है? उत्तरदायित्व आधारित है, जिसकी मान्यता है कि जिसकी क्या मान्यता है? जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ है सार्वजनिक हित के सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्ति को शक्ति संपन्न बना, इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न, इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न क्या करते हैं? शक्ति संपन्न बनाकर समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है।
समाज की स्थापना पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने शक्ति संरचना के 4 सिद्धांत पढ़ लिए। पहला वर्ग प्रवृत्ति का सिद्धांत, यदि आपसे पूछे वर्ग प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है, आप बताओगे कार्ल मार्क्स। वर्ग प्रवृत्ति का सिद्धांत क्या है, आप बताओगे समाज में आर्थिक आधार पर 2 वर्ग बने हुए होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक गरीब वर्ग, अर्थात एक सर्वहारा वर्ग और एक बुर्जुआ वर्ग। इतिहास गवाह है कि आर्थिक आधार पर गरीब और अमीर लोगों में हमेशा पूंजीपति और गरीब लोगों में संघर्ष चलता रहता है। अर्थात वर्ग प्रवृत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि शक्ति, आर्थिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा संघर्ष चला रहता है कि माँ भी अपने बच्चे को दूध जो पिलाती है उसके पीछे भी आर्थिक स्वार्थ होता है। लेकिन ये अपूर्ण सिद्धांत है। उसके बाद विशिष्ट वर्ग का जो सिद्धांत आया, उसने कहा कि समाज में शक्ति का विभाजन आर्थिक आधार पर ना होकर के एक योग्यता के आधार पर होता है। और उसमें योग्यता क्या बताई, किसी में कुशल नेतृत्व की क्षमता है, किसी में बुद्धिमत्ता है, किसी में तकनीकी ज्ञान है, किसी में विज्ञान यानी रिसर्च वाला ज्ञान है। इन सबके आधार पर एक विशिष्ट वर्ग होता है और वो विशिष्ट वर्ग चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन वो अपना दबदबा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नारीवादी सिद्धांत हमने पढ़ा, तो नारीवादी जो सिद्धांत है वो भी कहता है कि नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि समाज में शक्ति का विभाजन लैंगिक होता है, यानी पुरुष वर्ग नारी के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं शक्ति के आधार पर। लेकिन ये यूरोपीय देशों में था, भारतीय देशों में ऐसा नहीं है। भारत में तो नारी मुक्ति नहीं, नारी स्वाधीनता चाहते हैं। अगला जो चौथा सिद्धांत था वो था बहुलवादी सिद्धांत, जिसने बताया कि समाज की सारी शक्ति एक समूह में न होकर के भिन्न-भिन्न समूह में बटी हुई रहती है और एक उदार लोकतंत्र में हमेशा उनकी विश्ववादी चलती रहती है। अर्थात जो भारतीय जो सिद्धांत है ये भारतीय अवधारणा जो शोषण पर आधारित नहीं होकर के किस पर आधारित होती है, उत्तरदायित्व पर आधारित होती है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिहीन लोगों को समाज में शक्ति संपन्न बना करके समाज की स्थापना करना। तो इस तरीके से आज हमने किसको पढ़ा, शक्ति की संरचना में यानी शक्ति का विभाजन पढ़ा हमने। 4 सिद्धांत पढ़े, कौन कौन से। सबसे पहला वर्ग प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाला कार्ल मार्क्स था, जिसमें शक्ति का यानी आर्थिक आधार पर वर्ग बनाए। उसके बाद विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत, जिसमें विशिष्ट लोगों के पास शक्ति का बखान किया। नारीवादी सिद्धांत, जिसमें लैंगिक आधार पर शक्ति विभाजन किया समाज में। लेकिन जो बहुलवादी सिद्धांत है इसमें तीनों को नकार के उन्होंने कहा कि शक्ति किसी एक समुदाय के पास नहीं होती, छोटे-छोटे सभी समुदाय के पास होती है। उदार लोकतंत्र में तो इसकी सौदेबाजी चलती रहती है। ये भारतीय अवधारणा है। बहुलवादी जो सिद्धांत है वो कहता है कि हमारे यहाँ शोषण और संघर्ष ना करके शक्तिहीन लोगों को शक्ति संपन्न बना करके समाज की स्थापना की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। देखते रहिए हमारे पोर्टल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।